स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल कुसुमनेट क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले वीडियो से आपको यूजीसी नेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनका मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था दिसंबर 2012 में पेपर 1 में पूछे गए सारे सवालों के बारे में। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि वैसे सवाल जो मैथमेटिकल हैं या फिर जो रीजनिंग पे आधारित हैं, ऐसे सवाल और जो कॉम्प्रिहेंशन हैं या फिर लॉजिकल रीजनिंग पे आधारित हैं, इन सारे सवालों को छोड़ करके बाकी के जो 6 टॉपिक हैं उन 6 टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों का मैंने विस्तार में वर्णन किया था और मैंने उसका आंसर भी बताया था। उसी तरीके से आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2013 में यूजीसी नेट के परीक्षा में पेपर 1 में पूछे गए सारे सवालों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए फिर चलते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो यह है, उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है। दरअसल इनका कहना यह है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद जिस सोसाइटी का निर्माण हुआ उस सोसाइटी को क्या कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा होता चला गया और आज का जो हमारा समाज है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल ही है, ठीक है। लेकिन आज का जो समाज है वो पूर्ण रूपेण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गया, अर्थात आज का जो समाज है वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, यानी कि सोसाइटी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। दूसरा सवाल है, इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे। पहला आप ये ध्यान रखिए कि इंटरनेट की शुरुआत पहली बार यूएसए में की गई थी, जिसको अपरा नेट बोला जाता है, ठीक है, अपरा नेट। और ये यूएसए का जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था उसने पहली बार इंटरनेट की शुरुआत किया था। तो आप यहाँ पे आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि मिलिट्री पर्पस से पहली बार इंटरनेट आधारित कम्युनिकेशन की शुरुआत की गई थी। संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है। अक्सर हमारे जो संस्थान होते हैं वो छोटे होते हैं और संस्थानों के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से या किसी भी अपने ऑफिसर से कम्युनिकेट करने के लिए जिस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं उसको लैन कहा जाता है। और लैन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा। चौथा जो हमारे पास है, वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है। तो वर्चुअल जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, सिर्फ आप भाग लिए या नहीं लिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आजकल हमारे देश में कई पार्टियां जो है वर्चुअल रैली कर रही हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। और पांचवा जो सवाल है, पूर्ण रूपेण ये जो है याद करने वाला सवाल है, इसको आप याद कर लीजिएगा। द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन, किस स्टेट में आया था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। इसका आंसर जो होगा वो तमिलनाडु होगा, ये याद रखिएगा। छठा सवाल है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएं। तो पहली बार जो बुक पब्लिश हुआ था दोस्तों, पहली बार जो बुक पब्लिश हुआ था वो हुआ था साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है। पहली बार जो बुक पब्लिश हुआ था वो हुआ था साइलेंट स्प्रिंग। उसके बाद जो बुक पब्लिश हुआ था उसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। और तीसरे नंबर पे जो पब्लिश हुआ था उसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर। और चौथे नंबर पे जो पब्लिश हुआ था उसका नाम था रिसोर्सफुल अर्थ। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। इसको आप लिख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप इसे याद कर लें। सातवां जो है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे अधिक खतरा रहता है। कहता है कि वैसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिस पे ज़्यादा इस बात का खतरा रहता है कि वो कभी भी रेगिस्तान के रूप में बदल सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो अफ्रीका होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अफ्रीका का ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा है, चूँकि अफ्रीका का ऊपर का जो हिस्सा देखेंगे वो मोस्टली जो है वो रेगिस्तान की तरह ही है, ठीक है, और उसमें बहुत दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो अफ्रीका होगा। आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें
कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे चीज़ों को। फिलहाल आप इतना ही समझिए। 8वां सवाल है, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के अधिक निकट हैं, यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्या रियलिस्ट है, क्या ये सच में, या फिर एसेंशियलिस्ट है, ठीक है, अनिवार्यतावादी, या फिर फेमिनिस्ट है, या फिर डीप इकोलॉजी है। रियलिस्ट तो नहीं है, ये बात को आप समझ रहे होंगे। फेमिनिस्ट तो बिल्कुल नहीं है, और डीप इकोलॉजी गहन पारिस्थितिकी हिंदी में इसको बोलते हैं, तो नहीं, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। ये दरअसल है अनिवार्यतावादी। दरअसल महिलाएं जो हैं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के नज़दीक होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो फिलॉसफी है इसको बोलते हैं इसेंशियलिस्ट। ठीक है, 9वां जो सवाल है, उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ओजोन की सतह को क्षीण करने में योगदान करने वाले रसायनों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता, धरती के ऑक्सीजन और कार्बन में संतुलन कायम रखने में उनकी भूमिका, धरती और वायु के तापमान, नमी, अंगभूत तत्व तथा परावर्तकता और को समंजित करने की उनकी क्षमता, और ऑप्शन डी में है धरती के जैव वैविध्य में उनका योगदान। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जब मैं पढ़ाऊँगा उसमें मैं आपको इसको विस्तार में बताऊँगा, उष्णकटिबंधीय वन क्या होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्या होते हैं, क्या उनके बीच में अंतर है। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम, कौन सा अप्रोच, ठीक है, उपागम आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, इसको अप्रोच बोलते हैं अंग्रेजी में। कौन सा जो अप्रोच है वो मानव पर्यावरण म्यूचुअल रिलेशन की समस्या से रिलेटेड और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है? इसका ऑप्शन ये है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन अप्रोच। ठीक है, ऑप्शन बी अर्बन इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, रूरल एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड ओरिएंटेड अप्रोच, और वाटर शेड डेवलपमेंट अप्रोच। ये 4 ऑप्शन है, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, वाटर शेड डेवलपमेंट अप्रोच। याद रखिएगा। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत क्या है, प्रमुख सोर्स क्या है उसका, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलता है? याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है उससे सबसे ज़्यादा निकलता है। ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के माध्यम से। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के माध्यम से चलती है। 13 सवाल है, निम्नलिखित में से किस परिषद को वर्ष 2013 में विघटित कर दिया गया था? विघटित करने का मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो पहला ए होगा, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल, अंग्रेजी में इसको नैक बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, जो विश्वविद्यालय को रैंक प्रदान करता है और बताता है उनके बारे में। ठीक है, इनका क्या क्या काम है? पहला, यह एक स्वायत्त शासी संस्थान है। ठीक है, ये बात सही है कि एक स्वायत्त शासी संस्थान है ये। बी, इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया। मैंने अभी बताया कि विश्वविद्यालय को रैंक देते हैं, ये भी सही। यह दिल्ली में स्थित है? नहीं। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं? बिल्कुल नहीं। ये दोनों आंसर गलत है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 1 और 2। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है? इसका जो आंसर होगा वो मौलिक अधिकारिता होगा। याद रखिएगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये मैं जब पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाऊंगा उसमें मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट सबके पास कितने पावर हैं और किस तरीके से उनके कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में 7 संघ शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है, 1 संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय है और 1 संघ शासित क्षेत्र 2 राज्यों की राजधानी है। ये तो चंडीगढ़ है, ये आपको पता होगा, आप पंजाब के हैं तो आपको पता ही होगा।
पहला, भारत में 7 संघ शासित क्षेत्र हैं। तो अभी हम लोग इस सवाल को 2020 में बना रहे हैं, लेकिन जब 2013 में जाकर हम लोग देखते हैं तो उस समय वाकई में 7 संघ शासित क्षेत्र थे। 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा, ये बात भी है, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है। अगला जो है, एक संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय है, दिल्ली का दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, 1 2 3 4। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसको मैं ऑप्शन और आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको दिखेगा। केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है। क्या ये एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टैट्यूटरी बॉडी है? ठीक है, पहला। दूसरा है, मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन सी है। नंबर 3, आयोग अधिक से अधिक 25,000 का जुर्माना लगा सकता है। वह गलती करने वाले अधिकारी को दंडित कर सकता है। पहली बात कि ये एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का एक बॉडी है। दूसरा है, मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। और तीसरा भी सही है, आयोग अधिक से अधिक 25,000 का जुर्माना लगा सकता है। और इसका चौथा ऑप्शन है जो गलत है, वह गलती करने वाले अधिकारी को दंडित नहीं कर सकता है, वो कोर्ट के माध्यम से ही दंडित किया जा सकता है। इसका आंसर जो होगा 3 होगा, 1 2 3। निम्नलिखित में से किसने 18 राज्यों के 267 निर्वाचन क्षेत्रों में से CNN-IBN यानी CNN एक न्यूज़ चैनल है, IBN द हिंदू 2013 इलेक्शन ट्रैकर सर्वे किया? अब 2013 में कौन सा इलेक्शन ट्रैकर सर्वे किया था, किसने किया था, इसके बारे में आपको बताना है। इसको सीधा आप याद रख लिए। द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। इससे कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है कि CSTS का क्या होता है फुल फॉर्म, तो आप याद रखिएगा, द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। ठीक है, ये इसका पहला आंसर। अब ये रीजनिंग से सवाल है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये मैथ का रीजनिंग का सवाल है, इसको रोकता हूँ, इसको रोकता हूँ। फिर मैं आता हूँ डायरेक्ट 25 पे। निम्नलिखित में से कौन एक सोशल नेटवर्क है? आपको पता होगा Amazon.com है, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी में जो है ईवे है ना, gmail.com है, या ट्विटर। सोशल नेटवर्क का मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। इसमें ऑप्शन क्या है? ट्विटर। इसका आंसर क्या होगा? ट्विटर। 26 समष्टि सूचना पैरामीटर है, जबकि संगत सैंपल सूचना को क्या कहा जाता है? द पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर वाइल द कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल इन्फॉर्मेशन इज नोन एज। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। इसको सांख्यिकी कहते हैं, आप याद कर लीजिएगा। और अब दोस्तों हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन है, और कॉम्प्रिहेंशन को आप जब पढ़ेंगे तभी आप बना पाएंगे। तो आप अभी तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मैं इसको आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, कहता यूनेस्को की, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, आप इसको अपने स्पीड के अनुसार पढ़िएगा रोककर। यूनेस्को की सहायता से सन 1959 में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा परिरक्षण एवं जीर्णोद्धार अभ्यास केंद्र की स्थापना के बाद पूरी दुनिया में विरासत संरक्षण में परिष्कार हुआ। 126 देशों की सदस्यता वाले इस अंतर सरकारी संगठन ने विभिन्न व्यवसायों के 4000 से अधिक व्यवसायिकों को प्रशिक्षण देकर कार्य व्यापार के मानक बनाकर तथा तकनीकी विशेषज्ञता की साझेदारी कराकर सराहनीय कार्य किया है। ठीक है, आप इसको पूरा आप पढ़ लें, मैं इसको पढ़ लेता हूँ और मैं इसको आपको आंसर बताता हूँ सीधा। 27 कहता है विरासत संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव कब आया? ठीक है, इसका आंसर जो होगा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा परिरक्षण एवं जीर्णोद्धार केंद्र की स्थापना के बाद। ये पहले लाइन में इसका आंसर है। ठीक है, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन बनाएं और आपके पास समय कम हो तो सबसे पहले आप सवाल को पढ़ लें बहुत तेज़ी से, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें, आपको उसमें बहुत सुविधा मिलेगी। इस अंतर सरकारी संगठन की सराहना किस लिए की गई? ठीक है, सवाल नंबर 28 सदस्यों की संख्या 126 तक बढ़ाने के लिए, व्यवसायिकों को प्रशिक्षण प्रदान तथा तकनीकी विशेषज्ञता में साझेदारी कराने के लिए। ऑब्वियसली इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन सी। भारतीय संरक्षण आंदोलन तब सफल होगा जब भारत सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी।
संरक्षण आंदोलन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और सहभागिता होगी, या अविच्छिन्न निवेश, दृढ़ मनोयोग तथा संरक्षण के लिए जागरूकता का प्रचार प्रसार करना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको दृढ़ मनोयोग करना होगा और संरक्षण के लिए आपको जो कोई भी चीज़ है, एंशिएंट चीज़ है, उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको लोगों को जागरूक करना होगा। ठीक है। 30 भारत के ऐतिहासिक स्मारकों के सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ बहुत कम संरक्षित स्मारक हैं। स्मारकों की कुल संख्या में संरक्षित स्मारकों की संख्या का प्रतिशत कितना आता है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो 11% होगा। याद रखिएगा, ये सवाल रिपीट भी हो सकता है आपके साथ। अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को यूरोप से क्या सीखना चाहिए? पहला, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान होना चाहिए। ये सही बात है, बजट का प्रावधान होना ही चाहिए। समर्पित प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा, पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार को बाध्य नहीं करना चाहिए। सरकार का ये मोरल ड्यूटीज़ है कि वो खुद करे, अपने एंशिएंट चीज़ों को, अपने पूर्वजों के जो दी हुई चीज़ें हैं उनको बचा करके रखे, उनका मोरल ड्यूटीज़ है, इसलिए बाध्य नहीं करना। और चौथा जो है, शोध तथा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की मुख्य धारा में संरक्षण को शामिल करना, ये सही है। तो इसका जो आंसर होगा 1, 2 और 4 आप देख लें, ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। 32, इंटैक। ठीक है, इंटैक INTACH को देश की सांस्कृतिक विरासत में योगदान के लिए जाना जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका जो आंसर है वो डी है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा इस तरीके के फुल फॉर्म को, क्योंकि सवाल रिपीट कर दिए जाते हैं। व्याख्यान देते समय यदि देखिए, ये जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सवाल है। आप सवाल जब पढ़ें तो आपके दिमाग में ये चीज़ स्टक करना चाहिए कि सवाल किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, तब अभी आप मानिएगा अपने आप को कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, आप ठीक ठाक तैयारी किए हैं, अन्यथा आपको पढ़ने की ज़रूरत है फिर से। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो, ठीक है, तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? पहला, कुछ देर के लिए चुप हो जाए और फिर शुरू कर दे। जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें, या जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। और कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह ना करें। सबसे पहली बात कि आप डी तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, इस तरीके का काम नहीं करेंगे। दूसरी बात कि आप कुछ देर के लिए चुप होकर के फिर से शुरू करने का भी काम नहीं करेंगे। तीसरी बात कि जो बाधा डाल रहा है उसे दंडित नहीं करेंगे। और लास्ट का जो है ऑप्शन नंबर सी, वो ये कहता है कि जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। और ऑब्वियसली आप एक अच्छे टीचर हैं और आपके क्लासरूम में कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है तो आप उसको दंडित नहीं करेंगे, आप उसको मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, कि ताकि वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगे। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? मतलब इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है वो पूछ रहा है कि इफ़ेक्टिव टीचिंग निम्न में से क्या है? शिक्षक का संतोष, यानी टीचर्स सेटिस्फैक्शन, या टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, या टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड टीचर्स लाइकिंग ऑफ फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेंस। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक अच्छा शिक्षक हैं आप, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाएं और उनको अच्छे से समझाएं। आप सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, और सिर्फ ईमानदारी से काम नहीं चलने वाला है, और सिर्फ कमिटमेंट से भी काम नहीं चलेगा। आपका मूल जो काम है वो बच्चों को पढ़ाना और समझाना है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड से जब भी सवाल आए तो आप अपने आप को एक आदर्श शिक्षक बना करके उस सवाल वाले स्थिति में खुद को ले जाएं और उसी क्लासरूम में अपने आप को एज्यूम करें और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालें। आप कोशिश करें कि किसी भी बच्चे को दंड नहीं देना पड़े और सारा काम हो जाए, यानी कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटने वाला पॉलिसी आपको अपनाना है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग कहता है अधिगम, यानी सीखने का जो सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? सीखने का मतलब क्या होता है? क्या एक्वाजिशन ऑफ स्किल, क्या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, क्या पर्सनल एडजस्टमेंट, या फिर इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान को दिमाग में बैठाना, या व्यक्तिगत समायोजन, या व्यवहार संशोधन, या फिर कौशल अर्जन। क्या आप सीख रहे हैं तो क्या सिर्फ आप स्किल के लिए सीख रहे हैं, या फिर क्या पर्सनल एडजस्टमेंट के लिए, व्यक्तिगत भाव के लिए सीख रहे हैं, और या फिर आप सिर्फ ज्ञान के लिए सीख रहे हैं कि ज्ञान आपके दिमाग में पूरा भर लें।
नहीं, आप सीखने का मूल मकसद ये होता है कि आप अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में कोई चीज़ सुधार ला सकें, अपने सोच को सुधार कर सकें। तो सीखने का जो मूल पर्पस होता है वो यही होता है, अपने व्यवहार में किसी प्रकार का सुधार लाना। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको आपको अरेंज करना है सिस्टमेटिक ऑर्डर में। पहला, वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना। ठीक, ये सही बात है, इसको करना भी है। मूल्यांकन, अब मूल्यांकन जो करेंगे अब लास्ट में ही करेंगे। ठीक है। तीसरा, जो पुनर्शिक्षण, अब मूल्यांकन के बाद भी देखिए, पहले आपने मूल्यांकन कर लिया, आपको पता चला कि कुछ बच्चे मेहनत नहीं किए हैं, तभी आप उनको रीटीचिंग करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे, फिर से समझाने की उनको कोशिश करेंगे। तो इसमें जो एक चीज़ जो क्लियर होगा कि लास्ट का जो वो होगा वो पुनर्शिक्षण अर्थात रीटीचिंग। तो आप देख लीजिए कि इस ऑप्शन में तीसरे नंबर पे कौन है, तो ये है डी में। ठीक है, तीसरा जो है लास्ट में है, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। अब आते हैं कि चौथा जो है शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, यानी कि फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। एंड पांचवा जो ऑप्शन है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। ठीक है, अब आप जो पहला काम करेंगे वो करेंगे कि आप अपने जो आपके इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं आप पहले उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा जो आप काम करेंगे वो वर्तमान ज्ञान को अभी का जो नॉलेज है उससे पहले वाले नॉलेज से आप जोड़ेंगे, इसको कोरिलेट करके पढ़ाना बोलते हैं। तीसरा जो आप काम करेंगे वो क्या करेंगे, तीसरा जो आप काम करेंगे शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करेंगे। ठीक है, और माफ़ कीजिएगा, पहला काम हम लोग चौथा करेंगे। ठीक है, उसको सूत्रबद्ध करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्तमान ज्ञान को पहले से जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करेंगे, जैसे जो हम लोगों ने तैयार किया है सिनॉप्सिस या कोई भी पेपर, उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और चौथा जो काम करेंगे वो उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे पढ़ाने के बाद, और यदि उसके बाद लोगों को समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार रीटीचिंग का प्रयास करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। आप फिर से इसको लिख लीजिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। CIET निम्नलिखित में से किसका सूचक है, अर्थात इसका आपको फुल फॉर्म पता करना है। CIET स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो सवाल है ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल है। उच्च शिक्षा के स्तर पे शिक्षक की भूमिका क्या है, यानी कि हायर एजुकेशन के लेवल पे आपका क्या रोल होना चाहिए। पहला, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, या प्रोमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, या इनकरेज हेल्दी कंपटीशन एमंग स्टूडेंट, या फिर हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो जब आप हायर एजुकेशन में चले जाते हैं तो सबसे पहले जो आप काम करते हैं, चूँकि हायर एजुकेशन में एक बच्चा खुद से रिसर्च करता है, पेपर प्रेजेंट करता है, लिखता है, तो आप उस दौरान बच्चों को क्या करते हैं, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में उसको ढालने की कोशिश करते हैं और उसको बोलते हैं कि आप खुद से सारा काम करो। उसके लिए आप उसको मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आते हैं, द वेस्टर्न स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज पॉपुलराइज्ड बाय, कहता है कि वेस्टर्न जो स्कूल था उसको लोकप्रिय किसने बनाया था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा जर्मन समाज विज्ञानी जो थे वेस्टर्न, उनका नाम था और उन्होंने ही इसको लोकप्रिय बनाया था। वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं कौन सी है, आपको ये बताना है। द सीक्वेंशियल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में किस तरीके से कौन पॉइंट पहले आएगा वो ध्यान रखना है। पहला जो है वो कहता है कोवेरिएशन, एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस, जनरलाइजेशन या थियोराइजेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन, कोवेरिएशन, थियोराइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस, या फिर थियोराइजेशन पहले करेंगे फिर जनरलाइजेशन करेंगे, या फिर एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस करेंगे उसके बाद कोवेरिएशन, या फिर पहले एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस करेंगे या फिर थियोराइजेशन करेंगे, उसके बाद जनरलाइजेशन करेंगे, उसके बाद कोवेरिएशन करेंगे। आप इसको एक बार वीडियो को रोक करके आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच जब भी हम लोग करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो कोवेरिएशन का काम करेंगे, कोवेरिएशन का। उसके बाद जो है एलिमिनेट करेंगे किसको, स्पूरियस रिलेशंस को, और उसके बाद उसको जनरलाइज करेंगे जिसको हिंदी में सामान्यकरण कहते हैं, और उसके बाद उसको थ्योराइज करेंगे। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है, सवाल को फिर से कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। कहता इन सैम्पलिंग, जब सैम्पलिंग लेते हैं, जब सैंपल लेते हैं रिसर्च करने के लिए, तो कहता है द लॉटरी मेथड
ठीक है। लॉटरी मेथड जो होता है वो किस प्रकार का होता है, क्या वो इंटरप्रिटेशन होता है, क्या वो थ्योराइजेशन होता है, क्या वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है, या फिर रेंडमाइजेशन होता है। आप जब कभी भी आप बचपन में लॉटरी लगाए होगे तो वहाँ पे कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होती है, और जो चीज़ें फिक्स नहीं होती आप आंख बंद करके, जैसे एक थैली में लाल गेंद भी है ब्लू गेंद भी है, तो जब हाथ डाल करके आपसे बोलेगा कोई कि लाल गेंद निकालो, तो वो जो आप निकाल लेंगे वो फिक्स नहीं हुआ कि आप लाल ही निकालेंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे रैंडमली, यदि लाल निकल गया तो ठीक है। तो उसी तरीके से लॉटरी जो प्रोसेस है उसको रैंडमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसमें अचानक से कोई चीज़ें आ गई तो आ गई, अन्यथा कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती, इसलिए लॉटरी मेथड जो है वो क्या है, रैंडमाइजेशन है। शोध का मुख्य ध्येय क्या है, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, टू रिव्यू द लिटरेचर, टू समराइज व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन, या टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, ठीक है, या टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। तो कहता है सिर्फ रिव्यू लिटरेचर की तो काम करेंगे नहीं, और जो चीज़ें समराइज हो चुकी है या फिर जो चीज़ें पहले से आप जान रहे हैं उसको समराइज करने के लिए रिसर्च नहीं किया जाता है। सिर्फ आप डिग्री लेने के लिए तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो डी होगा, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन फैक्ट्स, ठीक है। नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती जाती है, द सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन सैंपल साइज, इंक्रीज इन सैंपल साइज, या फिर प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन, या फिर प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। इसका जो आंसर होगा वो इंक्रीज इन सैंपल साइज, ठीक है। सैम्पलिंग एरर में दरअसल इसीलिए होता है इंक्रीज इन सैंपल साइज, सैंपल को कभी भी हमको ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए, एक लिमिट वे में लेना चाहिए, इसीलिए इसका जो एरर आएगा सैम्पलिंग का वो इसलिए आएगा क्योंकि सैंपल साइज आप बड़ा नहीं लेना चाहिए, आपको लेंगे बड़ा तो एरर आएगा, छोटा लेंगे तो काम सही होगा। द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन, आप एक बात याद रखिएगा, फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है। मूलभूत जो शोध होता है उसी को फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, उसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी बोलते हैं। ये सवाल आ जाता है कि फंडामेंटल रिसर्च का निक नेम क्या है, उसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये सारा नाम आप याद रखिएगा। एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च जो है वो किस में अप्लाई किया जाता है, क्या एक्शन रिसर्च में, क्या अप्लाइड रिसर्च में, क्या फिलोसॉफिकल रिसर्च में, या क्या हिस्टोरिकल रिसर्च में। आप देखेंगे कि अप्लाइड रिसर्च जो होता है उसमें हम लोग फंडामेंटल रिसर्च को यूज करते हैं, ठीक है। बेसिक काम करते हैं और उसके बाद उसको अप्लाइड रिसर्च वाले मेथड में इस्तेमाल करके रिसर्च का काम करते हैं। और 45 नंबर क्वेश्चन है, संचार माध्यम का अपनी एज कम्युनिकेशन से सवाल है। यूजर्स हु आर मीडिया फॉर देयर ऑन इंड्स आर आइडेंटिफाइड एज, इसका जो आंसर होगा वो एक्टिव ऑडियंस होगा, सक्रिय श्रोता। संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं, तो जो व्यक्ति संचार माध्यम के लिए अपना कार्य सिद्धि करने के लिए किसी चीज़ का प्रयोग करता है तो ऑब्वियसली एक्टिव लिसनर होगा, एक्टिव ऑडियंस होगा, पैसिव ऑडियंस बिल्कुल नहीं हो सकता है। और पॉजिटिव निगेटिव का तो सवाल ही नहीं है, इसमें कन्फ्यूज भी मत होइएगा, दोनों तो ऐसे ही कटेगा। रूम कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है, क्या वो गवेषणा जिसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, या फिर वो संस्थानीकरण होता है, या असंकेतिक आख्यान होता है, या फिर व्याख्यान होता है। तो आप देखेंगे कि अक्सर जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो व्याख्यान होता है, एक डिस्कोर्स होता है, एक सब्जेक्ट पे हम लोग बात करते हैं। आगे आते हैं आइडियोलॉजिकल कोड्स सेव्स आर कलेक्टिव, कहता है कि जो सैद्धांतिक कोड जो है हमारे सामूहिक को आकार प्रदान करते हैं, किस तरीके का, क्या वो प्रोडक्शंस या परसेप्शंस या कंजम्पशंस या क्रिएशंस। इसका जो आंसर होगा वो होगा परसेप्शंस। संप्रेषण में अर्थात कम्युनिकेशन में मिथकों में यानी झूठ में शक्ति होती है, परंतु वे संस्कृति विहीन होते हैं, महत्वहीन होते हैं, ठीक है, या यथा तथ्य नहीं होते। मतलब इसका आंसर जो होगा जो यथा तथ्य नहीं होते हैं, हूबहू नहीं होते हैं, मिथक सही बात नहीं होता है। भारत की प्रथम बहुभाषाई समाचार एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है, समाचार एपीआई, हिंदुस्तान समाचार, या फिर समाचार
भारती, इसका जो आंसर होगा वो हिंदुस्तान समाचार होगा। और आज का लास्ट जो सवाल है हमारे पास, संस्थागत संचार जो है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन बी आल्सो इक्वेटेड विथ इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि आप किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो वहाँ कई सारे लोग हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन होगा वो ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज का मैंने 50 सवाल आपको सॉल्व करवा दिया। इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर उस व्यक्ति के साथ, हर उस स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अर्जेंट है और इस बार JRF करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं पे हम लोग सिलसिला समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए साल के सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।